पैसे कमाने के लिए मैं सेल्स करती हूँ और दिल लगाने के लिए शायरी। मेरी किताब आ रही है 5 अप्रैल को, आप सभी को आना है। तो शुरू करते हैं आज का कविशाला का सेशन। अ, होली का स्पेशल है आज, जैसे अंकुर ने बताया। मैंने तो आज तक होली पे सिर्फ एक ही 4 लाइन लिखी हैं। मैं आज ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाई इस पर, तो मैं वो 4 लाइन सुनाना चाहूंगी कि ये साल भी चला गया बिन उसको रंग लगाए। ये साल भी चला गया बिन उसको रंग लगाए। उसके बिन सब सूना लागे, कोई भी रंग ना पाए। शुक्रिया शुक्रिया। तो आज की महफिल शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सुनाती हूँ, मैं अपना कुछ सुनाती हूँ, कुछ नया, बिल्कुल नया लिखा है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा कि मैं दिल टूटी मोहब्बत पे ज्यादा लिखती हूँ और बिछड़ने पे ज्यादा लिखती हूँ। तो कुछ लिख सभी के दिल टूटे होंगे। तो मैंने लिखा है कि मासूम सी मोहब्बत, मासूम सी मेरी मोहब्बत दुनिया की बातों में आ गई। मासूम सी मेरी मोहब्बत दुनिया की बातों में आ गई। जालिम ये दुनिया मेरी मोहब्बत ही खा गई। पहले लगाई तोहमत आवारगी की हम पे, पहले लगाई तोहमत आवारगी की हम पे, फिर रास नाई आई इनको अहदे वफा यार की। जब कुछ न मिल सका हमें तोड़ने के जरिया इनको। ये समाज आपको बिल्कुल तोड़ना चाहता है। जब आप प्यार में होते हैं ना, सब चाहते हैं सब टूट जाए बस कैसे भी। तो जब कुछ न मिल सका हमें तोड़ने का जरिया इनको, बात उलझाई ऐसे मानो आफत ही आ गई। क्या बात है, क्या बहुत बहुत। अब रहा न वास्ता उनसे मेरा कोई, अब रहा न वास्ता उनसे मेरा कोई। यूं हुआ कुछ बिछड़ना यार से कि मुझे जुदाई खा गई, कि मुझे जुदाई खा गई। तो मैं बुलाना चाहूंगी पहले, सबसे पहले आगे शुरुआत करते हुए करण को। करण प्लीज। सबसे पहला प्रणाम माँ सरस्वती के चरणों में, जो अपने नए विचार मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाती हैं। और मेरा नाम करण वालिया, कविशाला से कुछ 6 महीने से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। और आज की जो कविता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं एक गंभीर विषय के ऊपर कविता लिख कर लाया हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि होलिका दहन होता है, वो बुराइयों को जलाने का एक माध्यम होता है। और हमारे आसपास पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ घटित हुआ है। हमने बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सहा है। देखा जाए तो समाज में एक तरीके का रोष उत्पन्न हुआ है, जिसमें समाज का हिस्सा मैं भी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक करके ही हम लोग ही समाज बनाते हैं। तो जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं उसका फ़ायदा ना उठाते हुए बस उस किस्से को एक कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, ताकि हमें एक पर्सपेक्टिव मिल सके। और इस में मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब समझदार हैं, अपने आप ही उस चीज़ को वहाँ से जोड़ पाएंगे। तो इस कविता का नाम है एक बात। और लिखा मैंने कुछ ऐसे कि मैं तो केवल एक बात हूँ, मैं तो केवल एक बात हूँ अथवा किसी चर्चा का विषय। मैं तो केवल एक बात हूँ अथवा किसी चर्चा का विषय। सब भूल जाएंगे कुछ समय में, सब भूल जाएंगे कुछ समय में, पर अभी तो चूल्हे की आंच हो। तो मैं तो केवल एक बात हूँ अथवा किसी चर्चा का विषय। सब भूल जाएंगे कुछ समय में, पर अभी तो चूल्हे की आंच हो। इस आंच से जाने तीली जलेगी, इस आंच से जाने तीली जलेगी या जलेगी कोई मशाल। इस आंच से जाने तीली जलेगी या जलेगी कोई मशाल। मेरी मृत्यु से ज्योति जलेगी, मेरी मृत्यु से ज्योति जलेगी या बनेगी कोई नई मिसाल। कहते हो वह छोटा है अभी, कहते हो वह छोटा है अभी, छुपाकर रखो उसकी पहचान। कहते हो वह छोटा है अभी, छुपाकर रखो उसकी पहचान। कैसा समय आ गया है देखो, कैसा समय आ गया है देखो, प्रत्यक्ष को देना है प्रमाण। सबको पता है, सबको पता है
रौंद के तुमने, सबको पता है रौंद के तुमने मुझको मरने को छोड़ दिया। सबको पता है रौंद के तुमने मुझको मरने को छोड़ दिया। सुंदर से चलते मेरे जीवन को ऐसा विध्वंसक मोड़ दिया। धन संचय बहुत किया है तुम्हारे पिता ने, धन संचय बहुत किया है तुम्हारे पिता ने, अब पानी की तरह बहाएंगे। और तुम तो शायद थे ही नहीं वहां पर, और तुम तो शायद थे ही नहीं वहां पर, अब न्यायालय में दोहराएंगे। न जाने न्याय होगा वहां पर, न जाने न्याय होगा वहां पर, या संचय में छोड़े जाओगे। न जाने न्याय होगा वहां पर या संचय में छोड़े जाओगे। जीवन की लीलाएं देख देख कर किंतु बहुत पछताओगे। पता है नहीं तुम्हारी दृष्टि, पता है नहीं तुम्हारी दृष्टि में मूल्य किसी के जीवन का, पता है नहीं तुम्हारी दृष्टि में मूल्य किसी के जीवन का, परंतु तुम भी अकेले कहां, परंतु तुम भी अकेले कहां हो, तांता लगा है ऐसे झमेलों का। न जाने कैसा समाज है अपना, न जाने कैसा समाज है अपना, यहां कुछ भी तो अपराध नहीं। न जाने कैसा समाज है अपना, यहां कुछ भी तो अपराध नहीं, सब आंखों के सामने है पर अब तक न्याय की बात नहीं। भिन्नता में अभिन्नता, क्या यही समाज की रीढ़ नहीं? भिन्नता में अभिन्नता, क्या यही समाज की रीढ़ नहीं? क्या अपनों के मोह में होती जा रही हम सब की सोच क्षीण नहीं? गलत को गलत कहना ही तो, गलत को गलत कहना ही तो अपराध की नींव हिलाता है, और जब जुड़ता है जन सैलाब तब अन्याय का शमन हो जाता है। अंतिम 4 पंक्तियां आप लोगों के समक्ष। पर मैं तो केवल एक बात हूं अथवा किसी चर्चा का विषय। यदि समाज में कोई अंतर आया तो होगी मेरी सच्ची विजय। बहुत 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 सुंदर करण, बहुत ही डीप लिखा है। जो चीजें आपने व्यक्त करनी चाहिए वो काफी गहराइयों में जाके आपने करी, जो समाज में चल रहा है। मुझे लगता है अभी तो आजकल जिस तरह से खबरें आ रही, मुझे लगता है समाज में कुछ सही चल ही नहीं रहा। जिस तरह से मतलब सब मेरे से अग्री करेंगे कि कुछ भी हम भी कहीं भी कुछ सुनते हैं, कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा। जब भी सुनते हैं कुछ नेगेटिव न्यूज ही होती है, या फिर किसी के साथ कोई प्रताड़ित ही हो रहा होगा, या सामाजिक गतिविधियां इस तरह की हो रखी होंगी कि लोग परेशान हैं, हर एक जन परेशान है। तो इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कई बार ना हम बहुत दबाव में रहते हैं, सामाजिक दबाव। मैं दबाव में नहीं आ पाई कभी। मेरे माँ बाप ने मुझे उस तरह से ही पढ़ाना लिखाना चाहा जैसे समाज में लोगों को पढ़ाया जाता है कि भाई डॉक्टरी कर लो, ये कर लो। तो मैं किसी दबाव में आई नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जैसे नियम कायदे कानून होते हैं कि 25 में शादी, 28 में बच्चा, 30 में अपना घर बना लो, ये कर लो, मैं उसमें किसी चीज में बंधी नहीं। बहुत सारे लोग नहीं बनते, बहुत अच्छी बात है। जिसको बनना है वो भी वो खराब नहीं कर रहे। जो नहीं बनना चाहते तो मैं अपने जैसे मैं अपना मेरा इंस्टाग्राम का पेज है प्रेरणा परिंदे, तो आई वांट टू बी अ फ्री बर्ड। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दबाव और शिकायतें जो लोग लेकर चलते हैं वो ना लेके चले। तो उस पर 4 लाइन मैंने लिखी है कि फूलों में भी दबाव होता है गुलाब होने का, फूलों में भी दबाव होता है गुलाब होने का, और फलों में अंगूर को शराब होने का। शुक्रिया। फूलों में दबाव होता है गुलाब होने का, और फलों में अंगूर को शराब होने का। होता है दबाव कोशित को तितली बन उड़ जाने का। कोशित मतलब प्यूपा जो होता है। होता है दबाव कोशित को तितली बन उड़ जाने का, बगिया में कली को गुल हो जाने का। तो दबाव को दबाव की तरह ही लोगे तो कभी कुछ नहीं बन पाओगे। दबाव को दबाव की तरह लोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। तो एक दिन शिकायत करते करते खुद ही शिकायत बन जाओगे। शुक्रिया, शुक्रिया। तो इसके साथ मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी प्रदीप जी को। प्रदीप जी आइए। पहले तो आप अपना प्रेरणा सूत्र बताएंगे क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे ऑलमोस्ट सबका यहाँ पता है। अपना ना इंट्रोडक्शन आप इस तरह से देंगे कि इस तरह से कैसे आप लिखते हो, क्यों लिखते हैं। जरूर बताऊंगा। आज होली है, होली
आ ही गई अब। ये होली समारोह है, होली का कवि सम्मेलन है, होली का वातावरण है, तो होली आज हो ही रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आज इस होली के वातावरण में, होली के कवि सम्मेलन में शामिल होकर। तो कुछ पंक्तियां मैं होली से ही शुरू करूंगा। स्वागत है। होली के रंग और भी निखर गए देखो, होली के रंग और भी निखर गए देखो, जब स्नेह के रंगों ने इनसे हाथ मिलाया। होली के रंग और भी निखर गए देखो, जब स्नेह के रंगों ने इनसे हाथ मिलाया। उजला किया रंगों ने जब, उजला किया रंगों ने अब संबंध का अंबर, उजला किया रंगों ने अब संबंध का अंबर, छज्जों से आंगन तक मिलन का गीत बह आया। बहुत सुंदर। छज्जों से आंगन तक मिलन संगीत बह आया। होली के रंग और भी निखर गए देखो, जब स्नेह के रंगों ने इनसे हाथ मिलाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चार पंक्तियां और। चुनरी मेरी भीगी सारी, भीनी भीनी यादों के संग, चुनरी मेरी भीगी सारी, भीनी भीनी यादों के संग, नैन बने गंगा जमुना तट, चंचल हुई उमंग, नैन बने गंगा जमुना तट, चंचल हुई उमंग। होली मेरी मुझे सुहाती मन के गलियारे में, साजन मुझ में, साजन से मैं खेलूं प्रीत के रंग, साजन मुझसे मैं साजन से खेलूं प्रीत के रंग। चुनरी मेरी भीगी सारी, भीनी भीनी यादों के संग। कृष्ण का और राधा का बरसाने का बहुत महत्व है, और महत्व ही नहीं है। जब हम होली की बात करते हैं या होली के विषय में कोई आपस में संवाद भी करते हैं, तो कृष्ण और राधा के चित्र, कृष्ण और राधा बरसाने के चित्र मस्तिष्क में स्वतः ही उभर आते हैं। तो कन्हैया को ही संबोधित करते हुए राधा की तरफ से, लो होली आ गई कन्हैया, अब के कान्हा तुम ना आए। लो होली आ गई कन्हैया, अब के कान्हा तुम ना आए। देखो जल्दी ही आ जाना, चुपके से ही रंग लगाना, यदि रंगना है मुझको। लो होली आ गई कन्हैया, अब के कान्हा तुम ना आए। देखो जल्दी ही आ जाना, चुपके से ही रंग लगाना, यदि रंगना ही है मुझको। जग वाले कर रहे ढिंडोरा, मुझ पर जोबन बलिहारी है। जग वाले कर रहे ढिंडोरा, मुझ पर जोबन बलिहारी है। गांव गांव कैसे जा सकती, यह जोबन मुझ पर भारी है। जग वाले कर रहे ढिंडोरा, मुझ पर जोबन बलिहारी है। गांव गांव कैसे जा सकती, यह जोबन मुझ पर भारी है। क्यों आया यह जोबन मुझको, सखियां मार रही पिचकारी। सखियां मार रही पिचकारी, संशय से, गाना तो आया नहीं, उसका इंतजार है। सखियां मार रही पिचकारी, संशय से दुविधा से हारी। भला सखी से कैसे कह दूं, उनको बरसाने ले आई।
सखियां मार रही पिचकारी, संशय से दुविधा से हारी, भला सखी से कैसे कह दूं उनको, कान्हा को, उनको बरसाने ले आरी, स्वयं आना रंग जाना मुझको। इस मन को कैसे समझाऊं, राधा संबोधित कर रही है अपने माध्यम से कन्हैया को। इस मन को कैसे समझाऊं, कौन ठौर में विरहा गाऊं, जानो तुम हो दूर नगर में, कैसे मैं पाती पहुंचाऊं, देखो तुम ले जाना मुझको, देखो तुम ले जाना मुझको। सखियां जग से नैन बचाए, पूछ रही वो क्यों ना आए। सखियां जग से नैन बचाए, ताना मार रही हैं। सखियां जग से नैन बचाए, पूछ रही वो क्यों ना आए, तुम मेरे अंतर की वाणी, कौन हृदय उनको समझाए, हृदय कहाँ अब मेरा मुझको। तुम मेरे अंतर की वाणी, कौन हृदय उनको समझाए, हृदय कहाँ अब मेरा मुझको। कारा लोक लाज की गिरधर, कारा लोक लाज की गिरधर, डगर डगर कैसे जा ढूंढूं तुमको, गिरधर को। कारा लोक लाज की गिरधर, डगर नगर डगर कैसे जा ढूंढूं, तुम्ही श्वास गति स्वयं आ जाओ, तुम्ही आस में तुमको पूजूं। कारा लोक लाज की गिरधर, नगर डगर कैसे जा ढूंढूं, तुम्ही श्वास गति स्वयं आ जाओ, तुम्ही आस मैं तुमको पूजूं। रंग न भाते तुम बिन मुझको, अभी कहा ना अपर्णा सिंह, रंग न भाते तुम बिन मुझको, तुम बिन होली कैसे भाए। रंग न भाते तुम बिन मुझको, तुम बिन होली कैसे भाए, तुम बिन होली कैसे भाए। लो होली आ गई कन्हैया, अब के कान्हा तुम ना आए। गुस्ताखी जो करने की आदत है, मैं क्या करूं, इसलिए एक और पढ़ूंगा। प्रेरणा सूत्र वाला तो पढ़ो। वही है, वही है। होली आ गई बिल्कुल। और तुम कहाँ हो। कविता से पहले मैं भूमिका बांध दूं, तुम सुन रही हो ना, मैं कविता पढ़ रहा हूं, तुम कहाँ हो। ओ दूर के आधुनिक शहर की चिड़िया, ओ दूर के आधुनिक शहर की चिड़िया, तुम्हें पता है क्या, कैलेंडर ने फिर बताया है, फिजाओं में शोर मचाया है, इस बार फिर होली आई है। ओ दूर के आधुनिक शहर की चिड़िया, तुम्हें पता है क्या, कैलेंडर ने बताया है, फिजाओं में शोर मचाया है, कैलेंडर ने शोर मचाया है, इस बार फिर होली आई है। तुम्हें टेसू बहुत भाते थे, तुम्हें टेसू बहुत भाते थे, अब तुम्हें टेसू के फूल कैसे लगते हैं। तुम्हें टेसू बहुत भाते थे, अब तुम्हें टेसू के फूल कैसे लगते हैं। अब होली टेसू से नहीं खेली जाती, इस दौर को गए युग की महक नहीं सुहाती। अब होली टेसू से नहीं खेली जाती, इस दौर को गए युग की महक नहीं सुहाती। उन फूलों की सुगंध डिओड्रेंट ने ले ली है, उन फूलों की सुगंध डिओड्रेंट ने ले ली है। 21वीं सदी में पुरातन परंपरा पहेली है, उन फूलों की सुगंध डिओड्रेंट ने ले ली है। 21वीं सदी में पुरातन परंपरा पहेली है, और उसका
पुरातन परंपरा पहेली है और उसका खुशबू का जाहिर है टेसू का, और उसका जाहिर है टेसू का चमकीला नारंगी लाल रंग बदल दिया है, सब कहते हैं विकास किया है। बहुत 21वीं सदी में पुरातन परंपरा पहेली है और उसका जाहिर है टेसू का चमकीला नारंगी रंग बदल गया है, बदल दिया है, सब कहते हैं विकास किया है, विकास हो रहा है, कुछ कहते हैं अपराध किया है। नारंगी रंग बदल दिया है, सब कहते हैं विकास किया है, कुछ कहते हैं अपराध किया है। सुनो तुमने भुला तो नहीं दिया है, सुनो तुमने भुला तो नहीं दिया है, तुम्हारी बालकनी और मेरे आंगन के बीच फलता टेसू का पेड़। सुनो तुमने भुला तो नहीं दिया है, तुम्हारी बालकनी और मेरे आंगन के बीच फलता टेसू का पेड़ अब वो काट दिया है। इमारत बनाने के निमित्त सब कुछ क्यों लगता है विचित्र। सुनो तुमने भुला तो नहीं दिया है, तुम्हारी बालकनी और मेरे आंगन के बीच फलता टेसू का पेड़ अब वो काट दिया है। इमारत बनाने के निमित्त सब कुछ क्यों लगता है विचित्र। इधर शहर की सोसाइटी में भी टेसू के वृक्ष नहीं दिखते हैं। इधर शहर की सोसाइटी में भी, उधर से इधर आ गए, इधर शहर की सोसाइटी में भी टेसू के वृक्ष नहीं दिखते, इस पर अखबार कुछ नहीं लिखते। इधर शहर की सोसाइटी में भी टेसू के वृक्ष नहीं दिखते, इस पर अखबार कुछ नहीं लिखते। जो भी हो पर होली तो आई है, जो भी हो पर होली तो आई है। कैलेंडर कहता है मॉडर्न जमाने को कुछ तो रहता है, कुछ तो याद रहता है। पर जो भी हो होली तो आई है, कैलेंडर कहता है मॉडर्न जमाने को कुछ तो याद रहता है। मुझे भी याद है, शायद तुम्हें भी होगा, मुझे भी याद है, शायद तुम्हें भी होगा। होली कुछ साल पहले भी आई थी, मुझे भी याद है, शायद तुम्हें भी होगा। होली कुछ साल पहले भी आई थी, जब तुमने मुझे छिपा रखा था प्रीत के आंचल में, और मैंने तुम्हें सपनों के बादल में। जब तुमने मुझे छिपा रखा था प्रीत के आंचल में, और मैंने तुम्हें सपनों के बादल में आंचल, जिसे हमने समर्थन के आंचल, जिसे हमने समर्पण के इरादों से, प्रेम के रागों से, बंधन के धागों से, मिलन के वादों से नित नित बुना था। समर्पण आंचल, जिसे हमने समर्पण के इरादों से, प्रेम के रागों से, बंधन के धागों से, मिलन के वादों से नित नित बुना था। बादल मेरे और तुम्हारे आकाश का बादल, बादल मेरे और तुम्हारे आकाश का बादल। वादे जो हमने किए थे कॉलेज के अंधेरे ठिकानों में, वादे जो हमने किए थे कॉलेज के अकेले ठिकानों में, वक्त के बियाबानों में, किस्सों की कलियों से, बातों की कड़ियों में, हंसने की घड़ियों में, शायद तुम भूल गई। वादे जो हमने किए थे कॉलेज के अकेले ठिकानों में, वक्त के बियाबानों में, किस्सों की कलियों से, बातों की कड़ियों में, हंसने की घड़ियों में, शायद तुम भूल गई। लेकिन 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 बहरहाल, लेकिन शायद तुम भूल गई। लेकिन 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 शायद तुम भूल गई। बहरहाल तो आज फिर होली आई है,
ओ आधुनिक शहर की चिड़िया, ओ आधुनिक शहर की चिड़िया, होली उधर तुम्हारे दरवाजे भी आई होगी। ओ आधुनिक शहर की चिड़िया, होली उधर तुम्हारे दरवाजे भी आई होगी। काश 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 मैं और तुम। धन्यवाद। सर की कविताएं सुन के लगता है सर ने कॉलेज में काफी धमाल मचाया है। तो लिखा है कि तुम्हारे शहर का चांद क्या अलग है, कैसा लगता है वहां से दुनिया का नजारा। ये सूरज, ये रोशनी, ये शाम क्या अलग है, क्या होता होगा ऐसे सुबह का उजाला। ये बिजली, ये बादल, ये बारिश क्या अलग है, या होता होगा मौसम ऐसा ही सुहाना। तुम्हारे आने की खुशबू क्या अलग, या महकता होगा हर कोना जिस तरह से महकता था घर हमारा। क्या तुम्हारे शहर का चांद अलग है। शुक्रिया। तो इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगी चित्रा जी को, प्लीज आए और अपनी कविताएं साझा करें। तो होता ये है कि जब भी ये दिल गहरे भावों से रूबरू होता है, कुछ कुछ होता है। पहले ये भाव चेहरे पर दिखते थे, आजकल हम लिखते हैं। और लिखना शुरू किया तो लगा अपनी बातें अपने से कहने का एक अलग ही मज़ा है, और ये बस एक अनुभव है और ना कि सज़ा है, जैसा कि इतने साल तक हमें लगता था। तो फिर हाथ रुके नहीं, और 1.5 साल से आई एम रियली एंजॉयिंग दिस जर्नी। तो आई एम सॉरी मैं इंग्लिश में स्विच कर गई बट और जहाँ तक मेरा सवाल है तो उसके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी जीने का मेरा नज़रिया कुछ अलग है, ज़िंदगी जीने का मेरा नज़रिया कुछ अलग है, मंजिलों की नहीं मुझे रास्तों की तलब है। नाजुक संकरी पगडंडी हो या लहराती काली सड़क, मतलब जिंदगी का जो सफर है उसमें नाजुक संकरी पगडंडी हो या लहराती काली सड़क, सफर के साथी बस यही साथ चलते रहें अनवरत। कहीं पहुंचने की दरकार नहीं है, बस चलते जाना ही सबब है, मंजिलों की नहीं मुझे रास्तों की तलब है, मंजिलों की नहीं मुझे रास्तों की तलब है। और होली का माहौल है, पर मुझे थोड़ा देर से पता चला तो मैं तैयार नहीं कर पाई, बट कुछ हास्य वाली चीज़ होनी चाहिए। और हास्य की बात आए तो पतियों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी कुछ नहीं हो सकता। इस विषय पर महिलाओं को 4 महिलाओं को बिठा दीजिए, सुबह की शाम कब होगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ चुनिंदा विषयों पर बड़े कॉमन से एक्सपीरियंसेस होते हैं, भाव सेम होते हैं। तो और जो भी यहाँ पति महाशय लोग बैठे हैं वो इस चीज़ को अब बात में ना लें, क्योंकि बुराई नहीं है, बीवियां भी आदतन वही बातें दोहराती हैं। बुरा ना मानो बोलिए, बुरा ना मानो बोलिए, बिल्कुल ये मौका सही है। तो मेरी कविता का नाम है पति परमेश्वर। श्रीमान पति महोदय, समर्पित है आपको ये काव्य, शिकायत नहीं उद्गार है, बाकी रिश्तों में तो प्यार है। राजनीति पर इतनी टीका टिप्पणी, राजनीति पर इतनी टीका टिप्पणी, दशकों पुराना भरा है ज्ञान। कल मैंने क्या कहा था पूछो तो, टकटकी लगाकर देखते हैं हैरान। गणित के महारथी सुडोकू के उस्ताद हैं, गणित के महारथी सुडोकू के उस्ताद हैं, सालगिरह जन्मदिन बस इन्हीं तारीखों में अपवाद है। 10 साल पुरानी साड़ी पहनो तो आवाज आती है ओहो नई साड़ी, और जवाब सुनकर झेपते हैं तुम पर नई सी लगती है मेरी दुलारी। आई एम श्योर ये हर घर में होता है। तारीफ करने और पहाड़ चढ़ने में, तारीफ करने और पहाड़ चढ़ने में ज्यादा फर्क नहीं, और हाँ के आगे कैसे टिके तर्क कोई। कैसे समझाऊं साड़ियां और जेवर, पत्नी के लिए ऑक्सीजन है, कपड़ों में वैरायटी होना आजकल का लेटेस्ट फैशन है। खाने की तारीफ करना, खाने की तारीफ करना कभी कभी लाजमी है, सब अच्छा बना है बोलने वाले ये कैसे आदमी है। मोबाइल और गाड़ियों के,
मोबाइल और गाड़ियों के लेटेस्ट मॉडल हैं पता, पूछो मेरे दिल का हाल तो बता देते हैं धत्ता। आए जो मुश्किलें तो आए जो मुश्किलें तो होते खड़े सीना तान, आओ बैठो बात करें सुनते ही अंतर ध्यान। बनाने वाले ने बनाने वाले ने भी इनको क्या खूब बनाया है, अर्धांगिनी क्या चाहती है इतना भी नहीं समझाया। रोजमर्रा की भागदौड़ में रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने मसरूफ हो गए, बेहद जरूरी हास्य व्यंग जाने कहाँ खो गए। जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए, कभी साथ बैठिए हंसी मजाक भी कीजिए। सुन के अनसुना ना करें सुन के अनसुना ना करें, मेरे दिल से निकले विचार हैं। शिकायत नहीं उद्गार है, बाकी रिश्तों में तो प्यार है, बाकी रिश्तों में तो प्यार है। थैंक यू सो मच। और अभी हाल में ही एक पिक्चर आई थी, उस पर मैंने कविता लिखी है, मिसेस मूवी, अगर आपने देखी हो तो दैट वाज एन वो उसने कई लोगों को एक बड़ा झटका दिया या फिर एक रियलाइजेशन प्रोवाइड किया, तो उस पे मैंने एक इस कटाक्ष कह सकते हैं। हाँ, वो बड़े मिक्स्ड, बड़े अलग अलग भाव उत्पन्न किए उसने हमारे दिलों में। तो ये एक कटाक्ष की तरह है। डियर मिसेस तुम कब समझदार बनोगी, इस घर में ब्याह के आई हो, कब घर वालों के लिए जिम्मेदार बनोगी। डियर मिसेस तुम कब समझदार बनोगी, कर्तव्य है तुम्हारा सुबह सबसे पहले उठना, चमकता दमकता रखो इस घर का हर कोना। रसोई कर्म भूमि है तुम्हारी, रखो करीने से चीजें सारी, जूठे बर्तनों का अंबार ना लगे, हर पकवान सलीके से बने। पुलाव और बिरयानी का आपने देखा होगा, एपिसोड्स थे उसमें, पुलाव बिरयानी शिकंजी बड़ा हाईलाइटेड था। पुलाव और बिरयानी का, शिकंजी और नींबू पानी का, अब तो फर्क समझो। अरे व्रत साइंटिफिक होते हैं, व्रत जरूर रखो। बाहर जाकर काम करूं ये ख्याल फिर क्यों आता है। अरे बेटा डांस तो शौक है, शौक को रोजगार कौन बनाता है। मेरे ख्याल मेरी इच्छाएं अब ये किस्से रहने दो, जब माँ को नहीं समझा सकी तो हमसे क्यों उम्मीदें हैं लगी। जब माँ को नहीं समझा सकी तो हमसे क्यों है उम्मीदें लगी। हम भी आशावादी हैं, टोकते हैं पर मृदु भाषी हैं। अगर आपने गौर किया होगा, हर इंसान जो उसे रोकता टोकता है बड़ी मिठास के साथ। तो हम भी आशावादी हैं, टोकते हैं पर मृदु भाषी हैं। इस घर में रहना है तो यही सब करोगी, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, आप ही खुद को बदलोगी। डियर मिसेस तुम कब समझदार बनोगी, डियर मिसेस तुम कब समझदार बनोगी। और आखिरी में पति पत्नी के ही रिश्तों के बारे में कहना चाहूँगी कि जब एक उम्र हो जाती है, परिपक्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अल्फाजों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, तो उस समय मौन एक बड़ा बीच का बन जाता है और समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती शब्दों की। तो आजकल इसी पे नई मेरी कविता, आजकल गुफ्तगू कुछ कम होती है, आजकल गुफ्तगू कुछ कम होती है, ज़रूरत हो तो नज़रें बोलती हैं। अल्फाज बेजा से हो गए हैं, ये हालात कुछ नए नए से हैं। तू कुछ ना कहे और मैं समझ लूँ, अबोली मैं और तुम पढ़ लो। कहने सुनने के दायरे से बाहर जीवन के नए पड़ाव पर खड़े हैं। आखिर भाषा तो लालसाओं की जुबां होती है, इच्छाओं की दुकान का व्याख्यान करती है। हम जब भी कुछ बोलते हैं या तो कुछ चाहते हैं, पाना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं, तो इच्छाओं की दुकान का व्याख्यान करती है। सुनना है तो सुनो दिल की धड़कन, कहना है तो खोलो मुस्कुराते नयन। मन की आंखें खुले तो सब समझ आता है,
तो सब समझ आता है, ये बंद रहें तो फासलों का सन्नाटा है। ये बंद रहें तो फासलों का सन्नाटा है। बोलकर बेजा वक्त क्यों जाया करें, बोलकर बेजा वक्त क्यों जाया करें। चलो खामोशी की भाषा पढ़ें, चलो खामोशी की भाषा पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदमी जब समझ लेंगे तो झगड़े खत्म ही हो जाए। ये आदमी बाहर भी झगड़ते हैं, वॉर चल रहा है, ये आदमी कर रहे हैं, कोई औरत झगड़ा नहीं कर रही है। आई एम टेलिंग यू, किसी को बुरा लगे भला लगे, सारे आदमी लड़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ आदमी की वजह से, ऐसा नहीं हुआ औरतों की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो औरत पे लिखा था मैंने, कभी कभी बाहर अपने जोन से बाहर भी आ जाती हूँ मैं। तो लिखा था कि तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, संग उसके उसके बसरने में थोड़ा वक्त लगेगा। न वो कमजोर है तुमसे, न वो कमजोर है तुमसे, न वो बेहयाही है। न वो कमजोर है तुमसे, न वो बेहयाही है। बस मजबूरियां उसकी कुछ सहज लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। न वो आलसी तुमसे, सुबह 5 बजे उठ जाती हैं जितनी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, जो घर बसा के रख रही हैं। तो न वो आलसी तुमसी, न वो छूत की है बीमारी। बस घर से निकलने में थोड़ा अंदेश लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। सीता सी है थोड़ी, सीता सी है थोड़ी, थोड़ी सी है वो दुर्गा। सीता सी है थोड़ी, थोड़ी सी है वो दुर्गा। ये छवि बनाने में दम और लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसके साथ ही बुलाना चाहूंगी संतोष जी को, प्लीज आए और कुछ सुनाएं। सभी को नमस्कार। कविशाला से मैं शुरुआती समय से जुड़ा हूँ, तो काफ़ी समय से लिखा नहीं, लेकिन बुला लिया तो कुछ। तो चूंकि मैं मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ, अवेयरनेस पे, तो डिप्रेशन को लेकर के कुछ लिखा है। तो एक नज्म है अभी। अब खुद से भी मिलने का सबब ढूंढता हूँ मैं, अब खुद से भी मिलने का सबब ढूंढता हूँ मैं। आईना भी देखूं तो अजनबी सा लगता हूँ। ये किस मुकाम पर लाकर छोड़ गई है जिंदगी, चेहरा तो वही है मगर वो नहीं हूँ क्या बात है, तेरा तो ही है। इस एक खलिश से हर लम्हा रग रग में उतरती है, एक खलिश से हर लम्हा रग रग में उतरती है। बेनाम से वीरानी रूह पर ठहरती है। न आरजू की हरारत, न तमन्ना की कोई लो, न आरजू की हरारत, न तमन्ना की कोई लो। बस एक सुकूते मुस्तकिल दिल में बिखरती है। महफिल में मुस्कुराहट का ताल्लुफ निभाते हैं, अंदर मगर गिरफ्ते अफसुर्दगी धोते हैं। क्या बात है, क्या बात कोई अगर पड़ जाए खामोशी की तोह को, तो जान ले हम किस अजाब में जीते हैं। अब शोर भी नागवार, सुकूत भी अजियत है, हर सांस में पिन्हा एक गुमनाम सी कयामत है। ये कैसा वजूद है, ये कैसी गिरफ्ते दर्द, राहत भी मैसर तो दिल को शिकायत है। कभी यूं भी जी चाहता है बेनिशा हो जाऊं, इस गर्दिशे हस्ती से जुदा हो जाऊं। ना फत की तलब है ना शिकस्त का कोई गम, बस खामोशी से खुद ही फना हो जाऊं। और सर, आपने एक कभी जुदाई को और वादे को लेकर कहा था, तो वादे पे एक छोटी सी कुछ लिखा था मैंने। हाँ। तो वादे पर है, बहुत दिनों जैसे किसी से हम वादा करते हैं तो वादे को लेकर लिखा है। तो एक प्रश्न है मेरा, सुनो, एक बंधन बांधा था हम दोनों ने, 7 जन्म का साथ, समय के साथ गुजर गया वो वादा, लेकिन आज भी स्थिर है प्रेम। वो प्रेम जो बस यूं ही अनजाने में हो गया था, मुझे तुमसे, तुम्हें मुझसे। और वो वादा वक्त की स्याह सुरंगों में सिसक रहा है। ठीक है, अब वादा क्या होता है? वादा संवेदनाओं की जीर्ण दरख्तों सा होता है, जो सूख जाता है अक्सर अगर इसे ना मिले तवज्जो की नमी। लेकिन प्रेम आज भी अंकुरित हो रहा है स्मृतियों के बंजर पर, जहां तुम्हारे ना होने की एक तपिश है। ये प्रेम चाहतों की नमी में झुलस जाता है, इसे ऊष्मा चाहिए बढ़ने के लिए। उम्मीदों की धीमी धीमी दो पर धीरे धीरे पकता है प्रेम। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। तो सभी को इस टाइम मुझे लगता है कि सबको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आई टू टेक थेरेपी ऑल्सो। तो मुझे लगता है ठीक है। तो ये जो वादों की बात कर रहे थे संतोष आप और सर भी कर रहे थे, प्रदीप सर,
तो उस पर लिखा है कि निभाने के वादे से मुकर गए हैं जो मुझसे मेरी मोहब्बत चाहते हैं। खुद तो निभाएंगे नहीं, मगर मैं प्यार करती हूँ, है ना। निभाने के वादे से मुकर गए हैं जो मुझसे मेरी मोहब्बत चाहते हैं, इस तरह समेट रखा है खुद को, अब तेरी बाहों में बिखरना चाहते हैं। ना उम्मीद है दिल और बेख्याल भी है, ना उम्मीद है दिल और बेख्याल भी है, अब तेरे कूचे पे दम तोड़ना चाहते हैं। और वक्त मिले तो लौटाना कभी, और वक्त मिले तो लौटाना कभी, हम तुझे उम्र भर देखना चाहते हैं, हम तुझे उम्र भर देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रतीक। प्रतीक आप। कि मैं लकीरों से लड़कर आया, मैं तानों से झगड़ कर आया, मैंने जीतने के लिए कभी जंग ऐलान की ही नहीं, मैं तो बस ख्वाबों का बाजार लगाने आया। तो मुझे भी होली पे मैं कल रात से बैठा हुआ था कि आई नीड टू राइट समथिंग, और मैं मोस्टली ख्याल लिखता हूँ, मुझे ये बहर मीटर इन सब में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आई राइट व्हाट आई फील। सो अभी कुछ 4 लाइनें मेरे दिमाग में आई कि जब भी होली का त्यौहार आता है तो एक लफ्ज़ हर बार कहते हैं कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं, राइट। तो हमें बताया जाता है कि उस दिन किसी के लिए भी भेदभाव या किसी के लिए भी नफरत नहीं होनी चाहिए, सब एक समान है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैंने एक चीज़ लिखी थी कि रंगे हैं चेहरे सारे अलग अलग रंगों से, चेहरे सारे अलग अलग रंगों से, सीरत जिनकी रंगी काली। रंगे हैं चेहरे सारे अलग अलग रंगों से, सीरत जिनकी रंगी काली है, आज सब गले लग जाएंगे एक दूसरे से, आज सब गले लग जाएंगे एक दूसरे से, जिसने फूट रिश्तों में डाली है। आज गले लग जाएंगे एक दूसरे से, जिसने फूट रिश्तों में डाली है, पकवान और मिठाई बांटेंगे सब आज अपने अपनों में, पकवान और मिठाई बांटेंगे सब अपने अपनों में, जिन्होंने छीनी ना जाने कितनों की किलकारी। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने होम टाउन गया था एंड एक फैमिली गैदरिंग हुई, सो आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर फैमिली डिनर। सो मेरे मन व्हेन आई वॉज गेटिंग रेडी, ओके, सो मेरे मन में ख्याल आया कि यार वेन एवर वी गो आउट, ओके, वी गेट रेडी, हम अपनी सूरत को सुधारने की कोशिश करते हैं कि अच्छे लगे, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, राइट। तो सूरत का समझ में आता है, राइट, सीरत का क्या करेंगे। तो उसमें मैंने लिखा था कि ये लिबास चाहे मैंने जितने बदले, क्या हर लिबास के साथ बदला मैं था, और अगर बदला तो वो मैं था या लिबास, किसी ने चाहा किसी ने टोका, वो लिबास था या मैं था। तो अभी ना जब आप कुछ भी नया काम शुरू करते हो, जैसे मैं अभी भी आर्ट कर रहा हूँ, तो मोस्टली क्या होता है, जब मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे बहर की या उन सब की इतनी समझ नहीं है, मैं शायद से कविता भी कभी कभी रिदम में नहीं लिख पाता, मैं ख्याल ही लिखता हूँ मोस्टली, जैसे मैं हमेशा प्रचार करता हूँ मैं ख्याल लिखता हूँ। तो मुझे बहुत बार बहुत लोग समझाते हैं, मतलब अपना अपना ज्ञान देते हैं कि ऐसे 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 यू शुड नॉट डू लाइक दिस एंड वगैरह वगैरह। सो उस पर मैंने कुछ 4-6 लाइनें लिखी थी कि मेरे लड़कपन की उम्र तय करने वालों को कोई पहले उनके पालने से उठा, कि मेरे लड़कपन की उम्र तय करने वालों को कोई पहले उनके पालने से उठाओ, मुझ पे बंदिश लगाने वालों पे पहले आज़ादी की लहर चलाओ, मुझ पर बंदिश लगाने वालों पे पहले आज़ादी की लहर चलाओ, और मुझको मेरे अंधेरों से वाकिफ कराने वालों, मुझको मेरे अंधेरों से वाकिफ कराने वालों, कभी खुद के उजाले में थोड़ा रोशन तो हो जाओ। अच्छा, कभी कभी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ ड्रीम करते हैं कि आई वांट टू अचीव दिस, मुझे ये इस मंजिल पे पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, और आप उसके लिए सारी मेहनत जद्दोजहद करते रहते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब उस मंजिल में पहुंच जाते हैं, तो उस मंजिल में पहुंच के हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ मैं पहुंच तो गया हूँ, मैं हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ, कुछ है, अभी भी कुछ है जो अधूरा है। तो उस पे लिखा था कि मैं मंजिल पे होकर भी मंजिल से दूर हूँ, मैं अभी भी तलाश में हूँ किसी की, मैं अभी भी बेफिजूल हूँ,
शोहरत चाहे लाखों मेरे चौखट पे आई है, ये सारी दौलत चाहे मैंने जितनी कमाई है। शोहरत चाहे लाखों मेरे चौखट पे आई है, ये सारी दौलत मैंने जितनी भी कमाई है, मैं फिर भी खाली हाथों से मजबूर हूँ। मैं फिर भी खाली हाथों से मजबूर हूँ, मैं दूर हूँ किसी मैदान से शायद, मैं अभी भी तलाशता फितूर हूँ, मैं मंजिल पे होके भी मंजिल से दूर हूँ। और एक कविता, आई थिंक मैं कविता कहता हूँ पर एक कविता के संग खत्म करना चाहूँगा। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मोस्टली जो मैं करता हूँ, मैं ख्वाबों का बाजार लगाता हूँ, तो मैं खुद को व्यापारी कहता हूँ। और मैं किसका व्यापार करता हूँ? मैं ख्वाबों का व्यापार करता हूँ। मैं ख्वाबों का व्यापार करता हूँ, मैं हर किसी से प्यार करता हूँ, रंजिश मुझे कभी किसी से हुई ही नहीं, मैं तो हर बार नफरत से एतराज करता हूँ, मैं ख्वाबों का व्यापार करता हूँ। लोगों की मन की बातें लिखना मेरा पेशा है, ये धुंधली हुई रातों का चांद ऐसा कैसा है, मैं मुट्ठी भर भी जुगनू इकट्ठा नहीं कर सकता, मेरा जंगल बेजान सा है, मेरा व्यापार ख्वाब का है। मैं व्यापारी जज्बातों का हूँ, बंदा नेक इरादों का हूँ, मैंने झूठ सबके सुने हैं, मैं हर बार सच को सलाम करता हूँ, मैं ख्वाबों का व्यापार करता हूँ। ये लोगों को जो कहने में डर लगता है, मेरे हर लफ्ज में उसका अक्स रहता है। मैं गुनहगारों का भी वफादार हूँ, मुझे सब में इंसान दिखता है। मैं करता नहीं बातें बेतुकी कभी, मेरे हर बात में ईमान दिखता है। मैं फूलों से इश्क बेशुमार करता हूँ, मैं ख्वाबों का व्यापार करता हूँ। ये जंजीरें मुझे कब तक रोकेंगी, ये जमाने भर की बातें मुझे कब तक टोकेंगी। मैं फिजाओं में घुलकर बारिश बनकर आऊंगा, मैं कहता बहुत कम हूँ पर एक दिन लौट के जरूर आऊंगा। मैं इबादत में गुनाह हजार करता हूँ, मैं ख्वाबों का व्यापार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये बिकने वाले ख्वाब है कैसे? तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे हम ना जब प्यार करने पड़ जाते हैं तो हम ना भगवान से, खुदा से, सबसे उसे मांगने लगते हैं, हम भीख मांगने लगते हैं कि हाँ। तो मैं सोचती हूँ कि जब भगवान को भी प्यार हुआ होगा या होता होगा तो वो किससे कहता होगा। तो 4 लाइन लिखी है कि क्या खुदा भी किसी को खुदा मानता हो, उसके ऊपर भी कुछ मतलब कुछ तो होगा ना। तो ये ओवर थिंकिंग के वो ही है। रात को तकिए पे से रख के जब सोती हूँ तो उससे पहले ये सब फालतू के ख्याल भी आते हैं कि क्या खुदा भी किसी को खुदा मानता होगा, गर इश्क में हुआ तो किससे अपना सनम मांगता होगा। क्या ये बस इंसान की फितरत है हर वक्त मांगने की। हम ही मांगते हैं क्या, हम इंसान ही है क्या, हर समय मांगते रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा नहीं कि कोई जानवर कोई विश कर रहा हो या दुआ कर रहा हो, मैंने ये देखा नहीं कभी। तो पता नहीं उनका क्या तरीका होता होगा। तो क्या ये इंसान की फितरत है बस हर वक्त मांगने की, या हर नस्ल में ये मसला होगा, क्या खुदा भी किसी को अपना खुदा मानता होगा। तो इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी ममता जी को। ममता जी आएँ और अपनी कविताएं हमसे साझा करें। मुझे कविता और कलम से बचपन से प्यार था, पर कभी मंच तक नहीं पहुंच पाई। सबसे पहले ये जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, प्रकृति की सुंदरता का ये नया वर्ष शायद आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम में तो नहीं है, बट इसके बाहर अगर हम देखेंगे तो बहुत सुंदर जो हमारी सुंदरता है वो प्रकृति की है। तो इसके लिए मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करूंगी प्रकृति के। स्वर्णिम उज्ज्वल नूतन वर्ष में, स्वर्णिम उज्ज्वल नूतन वर्ष में आप प्रतिम है माँ की मूरत। स्वर्णिम है माँ की मनमोहक है, अद्भुत है माँ की सूरत, अद्भुत है माँ की सूरत। काया है उनकी सोने की। आप देख रहे होंगे बाहर गेहूं की फसल किस तरह से आप, और पेड़ों में, हर एक पेड़ों में फूल और फल आ रहे होते हैं, कितनी सुंदरता मतलब प्रकृति में दिखती है। तो काया है उनकी सोने की, जो गेहूं की बालियां हैं वो पक चुकी हैं। मैं एक बार हमारा
होम टाउन लखनऊ है, तो वहाँ से आना जाना लगा रहता है। तभी मैं वहाँ से आ रही थी, तभी मैंने ये वहीं पर टिश्यू पेपर गाड़ी में पड़ा हुआ था, वहीं पर मैंने ये नोट किया। काया है उनकी सोने की, काया है उनकी सोने की, गहने सुहाने फूलों के। काया है उनकी सोने की, गहने सुहाने फूलों के, और पेड़ फलों से लदे हैं ऐसे, पेड़ फलों से लदे हैं ऐसे, जैसे माँ के बालों में गहने, जैसे माँ के बालों में गहने। पेड़ फलों से लदे हैं ऐसे, जैसे माँ के बालों में गहने। बारिश की हरियाली मोहक, बारिश की हरियाली मोहक, जैसे लगता माँ का स्नान। बारिश की हरियाली मोहक, जब बारिश आती है तो सारा धुल जाता है, तो बारिश की हरियाली मोहक, जैसे लगता माँ का स्नान, जैसे लगता माँ का स्नान। हम सबको हरदम वो पोसे, हम सबको हरदम वो पोसे, ताकि सुखी हो उसकी संतान, ताकि सुखी हो उसकी संतान। ये प्रकृति माँ के लिए मेरी समर्पित 4 पंक्तियां थी। अभी मैं कविता सुनाऊंगी। आजकल का जो परिस्थितियां जैसे होती और वो माहौल चल जाता है कभी कभी, तो बड़ा मन अशांत होता है, उसी से समर्पित मेरी 4 पंक्तियां हैं। जब भेद दिखाई देते हैं, जब भेद दिखाई देते हैं, जब मर्यादा हो पथ भ्रष्ट, जब मर्यादा हो पथ भ्रष्ट, यदि राष्ट्र प्रतिष्ठा दाव लगे। जब मर्यादा हो पथ भ्रष्ट, यदि राष्ट्र प्रतिष्ठा दाव लगे, यदि सूरवीर हो शर्मिंदा, जब धरा सुलगती रहती हो। यदि सूरवीर हो शर्मिंदा, यदि धरा सुलगती दिखती हो, यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि अष्टपष्ट सा दिखता हो, यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि अष्टपष्ट सा दिखता हो, यदि मानवता हो तार तार, यदि मानवता हो तार तार, यदि धरती का मिटता हो श्रृंगार। अभी आप सब लोग न्यूज़ सुन के शायद आ रहे होंगे। यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि अष्टपष्ट सा दिखता हो, यदि मानवता हो तार तार, यदि मानवता हो तार तार, यदि धरती का मिटता हो श्रृंगार। यदि मानवता हो तार तार, यदि मानवता हो तार तार, और धरती का मिटता हो श्रृंगार। जहां सर्पदंश की बोली हो, जहां सर्पदंश की बोली हो, जहां करुणा नित ठिठकोली हो, जहां सर्पदंश की बोली हो, जहां करुणा नित ठिठकोली हो, जहां जननी की बोली लगती हो, जहां जननी की बोली लगती हो, जहां अधर्म का हरदम डेरा हो, जहां अधर्म का हरदम डेरा हो। जब मर्यादा हो पथ भ्रष्ट, यदि राष्ट्र प्रतिष्ठा दाव लगे, यदि सूरवीर हो शर्मिंदा, यदि धरा सुलगती दिखती हो, यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि अष्टपष्ट सा दिखता हो, यदि मानवता हो तार तार, यदि धरती का मिटता हो श्रृंगार। जहाँ करुणा नित्य ठिठकोली हो, जहाँ जननी की बोली लगती हो, जहाँ अधर्म का हरदम डेरा हो। यदि कलुष करे कौवे का मान, यदि कलुष करे कौवे का मान, यदि कलुष करे कौवे का मान, यदि सौर बने कुंजड़ों का शिकार। यदि कलुष करे कौवे का मान, यदि सौर बने कुंजड़ों का शिकार। जहाँ पाप प्रतिष्ठित हो सदा, जहाँ पाप प्रतिष्ठित हो सदा, जहाँ अधर्म का हरदम डेरा हो, जहाँ पाप प्रतिष्ठित हो सदा, अधर्म का हरदम डेरा हो। जहाँ भीष्म नित्य अपमान सहे, जहाँ भीष्म नित्य अपमान सहे, जहाँ भीष्म नित्य अपमान सहे, पांडव जहाँ पर दंडित हो, पांडव जहाँ पर दंडित हो। जब मर्यादा हो तार तार, जब क्लेश पनपने लगते हों, जब मर्यादा हो तार तार, जब क्लेश पनपने लगते हों, तब तब
तब तुम बन जाना मानव विशिष्ट, तब तुम बन जाना मानव विशिष्ट, करना मानव अनुकूल जतन। तब तुम बन जाना मानव विशिष्ट, करना मानव अनुकूल जतन। सुकृति से सज्जनता लिखना, सुकृति से सज्जनता लिखना, निज तेज उपजाना हरदम तुम। सुकृति से सज्जनता लिखना, निज तेज उपजाना हरदम तुम। फिर गलियारे चमकेंगे वो, फिर गलियारे चमकेंगे, तब गलियारे चमकेंगे वो, जब मानव का अक्स नजर आए। जब गलियारे, तब गलियारे चमकेंगे वो, तब मानव का अक्स नजर आए। ये वसुधा फिर मुस्काएगी, ये वसुधा फिर मुस्काएगी, मानव के गुण फिर गाएगी। ये वसुधा फिर मुस्काएगी, मानव के गुण फिर गाएगी। ये जननी जग की शोभा है, वो बारंबार हर्षाएगी, वो बारंबार हर्षाएगी। थैंक यू। ममता जी, आपकी कविताएं सुन के ना मुझे बचपन में महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत पढ़ते थे हम, मुझे वो याद आ गया। उस तरह से आपने ना जो गेहूं की बाली सबका आपने वर्णन किया है वो बहुत ही सुंदर था। मैं उन्हीं की एरिया की हूँ। ये भी बहुत अच्छा है। हम लोग तो पानी भी नहीं देते, जैसे जो बड़े बड़े वृक्ष रास्ते में होते हैं। एक बार मैं जा रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, 2024 की बात है। बहुत इतनी साउथ दिल्ली में इतनी बारिश थी, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था और पेड़ गिर, बहुत बड़ा पेड़ जो मुझे रोज देखती थी मैं उसको जाते हुए, वो गिर गया था और रास्ता ब्लॉक हो गया था। मुझे लौट के वापस गुड़गांव आना पड़ा। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि ये यार, मैं तो उसको रोज जाते हुए देखती थी। तो मैं उसके लिए लिखा था कि ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी, जड़ में अपनी कितनी मिट्टी छुपाई होगी। कभी बाढ़ को पकड़ा, कभी धूप को जकड़ा, कभी बाढ़ को पकड़ा, कभी धूप को जकड़ा, कभी तिल्ली माचिस की बनाई होगी। ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी। कभी सूखता रहा, कभी सूखता रहा, कभी सींच दिया गया, दुनिया से तूने एक बार भी नहीं किया गिला। कभी सूखता रहा, कभी सींच दिया गया, एक बार भी तूने नहीं किया गिला। किस तरह तूने अपनी जिंदगी बिताई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी। कोई फूल के लिए आया, कोई डाली ही ले गया, कोई फूल के लिए आया, कोई डाली ही ले गया, कोई छाव में बैठा, कोई पूज के गया। किसी ने सर्द रातों में तेरी लकड़ी जलाई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं करण कुछ और कहना चाहेंगे शायद। हाँ जी, तो प्लीज आ जाएं अपना। अभी कुछ जनकपुरी के आसपास और मेरी वाइफ हम कहीं जा रहे थे, स्कूटी रेड लाइट पे रोक, जैसे एक बाइक आई, उस पर एक सरदार जी बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा थैंक यू बेटा। मैं तो जानता भी नहीं था। मैंने कहा थैंक यू किस बात के लिए सर? बोले बेटा आपने स्कूटी रोक दी। मैंने कहा हाँ तो सर यही करना होता है। कहते नहीं बेटा सभी ऐसा नहीं करते। रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चों को लेके चलते हैं हम, और जैसी देखा जगह है सिग्नल तोड़ देते। तो यही उनसे मेरी वार्तालाप चलती रही कि सर के रात को 1 बजे 2 बजे भी कहीं से आ रहे हो और रेड लाइट है तो हम गाड़ी रोक लेते हैं, हम नहीं क्रॉस करते इसको। और खास तौर पे मुझे चिढ़ है उस बात से कि लोग उल्टी साइड से निकलते हैं। तो कहने का जो तात्पर्य, ये जो कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश है, ये है बदलाव के बारे में। बदलाव सब चाहते हैं, बदलना कोई नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कभी मेट्रो स्टेशन पे देखा है, पैटी लिया, खाया और कूड़ा वहां रख के चले। और ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं। उनके कॉर्पोरेट के टेबल पे आप ये सब नहीं कर सकते, बात कर सकते। तो बस उन्हीं सब बातों को देख के मैंने छोटी छोटी कुछ बातों को संग्रह करके एक कविता का निर्माण किया है, वही आप लोगों से साझा करना रह गया था। तो लिखा कि सीधा रास्ता होने पर भी, सीधा रास्ता होने पर भी मैं उल्टी कार चलाता हूँ। सीधा रास्ता होने पर भी मैं उल्टी कार चलाता हूँ और अपनी गाड़ी में बैठकर बस यही चिल्लाता हूँ कि मैं बदलाव चाहता हूँ। अच्छा, घर अपना हूँ साफ में रखता, घर अपना हूँ साफ में रखता, गाड़ी रोज धुलाता हूँ, कचरा सड़क पर ही फेंकता हूँ,
पर मैं बदलाव चाहता हूँ। गाने नहीं, मुझे शोर पसंद है। गाने नहीं, मुझे शोर पसंद है, इसलिए ऊंची आवाज में चलाता हूँ। फिर शीशे गाड़ी के नीचे करके सबका मनोरंजन कराता हूँ। पर मैं बदलाव चाहता हूँ। अच्छा, कला मुझे बहुत पसंद है। कला मुझे बहुत पसंद है, बस इसलिए गुटखा खाता हूँ। कला मुझे बहुत पसंद है, बस इसीलिए गुटखा खाता हूँ। मुंह से पिचकारी मार मार कर नित नई कलाकृतियां बनाता हूँ। अच्छा, पढ़ा लिखा हूँ बहुत अधिक। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, लोगों के पढ़ने लिखने से, डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। बेसिक एजुकेशन लोगों के पास, मुझे लगता है 90% लोगों के पास है ही नहीं शायद। पढ़ा लिखा हूँ बहुत अधिक मैं, पैसा भी बहुत कमाता हूँ। अरे लाल बत्ती क्या रोकेगी मुझको, मैं नित जिंदगियां उड़ाता हूँ। मेट्रो में कभी जब भूख लगे तो स्टेशन से लेकर खाता हूँ। झूठे बर्तन वहीं छोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाता हूँ। हूँ वैसे बहुत होनहार मैं, इसलिए निशाने लगाता हूँ। हूँ वैसे बहुत होनहार मैं, इसलिए निशाने लगाता हूँ। तेजी से दौड़ती नई ट्रेन पर बाहर से पत्थर चलाता हूँ। भोजन पात्र में भरकर मैं यह अनुमान लगाता हूँ। भोजन पात्र में भरकर मैं यह अनुमान लगाता हूँ, अरे आधा तो मैं खा ही लूंगा, आधा कूड़े में पाता हूँ। जल मिला है प्रकृति से मुझको, इसलिए खूब बहाता हूँ। लोग बाहर पानी पियेंगे, टैप खुला छोड़। जल मिला है प्रकृति से मुझको, इसलिए खूब बहाता हूँ। दूजा आकर बंद कर देगा, ऐसे भाईचारा बढ़ाता हूँ। मैं तो भैया बहुत सही हूँ, मैं तो भैया बहुत सही हूँ, तभी दूसरों को सिखाता हूँ। मुझ में कुछ नहीं है बदलने को, बदलाव दूसरे से ही चाहता हूँ। धन्यवाद। और क्योंकि 1 मिनट और लूंगा, मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत चीजें देख रहे हैं सोसाइटी में, सड़क के ऊपर। मुझे लगता है सब चीज का ठीकरा गवर्नमेंट पे या तंत्र पर फेंकने से कुछ नहीं होगा। छोटा छोटा अगर सिर्फ हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आज ही डिसाइड करें कि रॉन्ग साइड नहीं जाना है, आज ही डिसाइड करें सिग्नल नहीं तोड़ना है, आज ही डिसाइड करें कि मेरा बच्चा बिना लाइसेंस के व्हीकल नहीं चलाएगा, तो हो सकता है बहुत बड़ा डिफरेंस सोसाइटी में आए। और जिनके घरों के बच्चे अभी गए हैं ना, ऐसे बहुत से बच्चे सड़क पर शायद बच्चे। ये अनुरोध है आप लोगों से। धन्यवाद। करण ने जो अपनी कविता में बात कही है बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है आजकल के दौर में। जो एक्सीडेंट भी हुए हैं कि उड़ा के चले गए और मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरा बाप कौन है, और ये सब जो चल रहा है, ये बहुत ही असामाजिक तत्व है ये, जो समाज बनाते हैं। मैं यही मानती हूँ कि समाज में जो बहुत सारी जो कुरीतियां हैं वो असामाजिक तत्व ही बनाते हैं और वही समाज चला रहे हैं। समाज वही चला रहे हैं, बाकी लोग समाज से निकलना चाहते हैं, उस घटिया समाज से निकलना चाहते हैं। मैं इसमें बीच में एक अपनी कविता सुनाऊंगी। मैं अपने जोन से बाहर निकल के एक और लिखी। मैं अपने जोन से, मुझे प्राची ने बोला था थोड़ा जोन से बाहर निकल के भी लिखना शुरू करो। मुझे भी अच्छी लगी थी उनकी बात, तो मैंने बेटियों पे लिखा है कि आजकल ना बहुत डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, एलुमनी वाले केसेस हो रहे हैं, तो सब ना लड़कियों को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि अच्छा इसलिए तूने इसलिए पैसा लेने के लिए करा होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियां पाली जाती हैं और समाज में जो कुरीतियां हैं जो उनको पीछे कर देती हैं, तो उसका तो हिसाब किताब हम अगर लेना चाहें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमने समाज से आज तक हिसाब ही नहीं लिया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। कोई भी लड़की, शायद मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की अब्यूज नहीं हुई होगी, ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई जो अब्यूज नहीं हुई होगी। तो लिखा है कि बेटियां भी होती हैं घर की, पराया क्यों ही कहते हो। बेटियां भी होती हैं घर की, बचपन से कहते थे ना पराया घर की, पराया घर की। तो अब ये थोड़ा बदलाव समाज में आने लगा कि बेटियां भी होती हैं घर की, पराया क्यों ही कहते हो, बसाने दूसरे का घर सिखाया क्यों ही करते हो। पढ़ाओ उनको खूब देखो, जमाने में फिर कद्र उनकी। पढ़ाओ खूब देखो उनको, जमाने में फिर कद्र उनकी। बेटे को पढ़ाने को बेटी घर में क्यों बैठाया करते हो। घर की इज्जत का ठीकरा जो उठवाते हो बेटियों से। बेटे को कोठी मकान मिलेंगे और लड़कियों को घर की इज्जत। तो घर की इज्जत का ठीकरा जो उठवाते हो बेटियों से। कोठियां तो है बेटों की, बचपन से क्यों जताया करते हो। न जलती वो उस आंगन में, न जलती वो उस आंगन में, न देते ताने वो उसको।
न जलती वो उस आंगन में, न देते ताने वो उसको, जमाने भर से बसती है जो बेटा सा पालते उसको, जो बेटा सा पालते उसको। तो मैं इसके साथ बुलाना चाहूंगी ईशा को। ईशा प्लीज आए। नमस्ते, मेरा नाम ईशा चड्ढा है और मैं ज़्यादातर प्यार के बारे में होंगे वो तो लिखती हूँ, उसके साथ अनरिक्विटेड लव, सेल्फ लव या द पेन ऑफ लव, इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखती हूँ। मेरी आज की पोइट्री भी ऐसी कल पता चला था और मेरी एक कोशिश, होली बस आने को है, देखो एक और फरवरी बीत गई। जब वो गया था मैं आज भी खुद को उस दिन में सोचती हूँ, जो हुआ क्यों हुआ खुद को वक्त को कोसती हूँ। मगर उससे पहले कुछ खूबसूरत पाया था, मौका मिला था मुझे, मैंने उसके चेहरे पर लाल गुलाल लगाया था और वो कुछ यूं इतराया था मानो जन्नत मिल गई हो। मैं भी शर्मा गई, मैंने माना मेरा कान्हा आया था। मगर मैं राधा होकर कर क्या रही थी, उन्होंने भी कहा कृष्ण का साथ पाया था। हाँ माना कृष्ण का सबसे अधिक उन पर साया था, मगर जो मुझे मिला वो तो छल कपट और माया था। एक दिन था जब हाथ गुलाल से लाल थे, और फिर एक दिन जिसके बाद सारी रातें गली, और मैं बस उन 2 दिनों की होली के बीच जीती हूँ। अब देखो ना, मैं आज भी वही, एक और सर्दी बीत गई, एक और फरवरी बीत गई, मैं आज भी वही हूँ। बस 2 दिन बचे हैं होली में, और मैं सब जानते हुए भी सोचती हूँ कि इस होली आएगा, फिर से गुलाल लगवाएगा, वो दिन सुनहरे लाएगा, सब जानते हुए भी सोचती हूँ। 2 दिन की ही तो बात है, ठीक है, मेरा भ्रम फिर टूट जाएगा, या फिर वो शायद उसके अगली होली आएगा। मैं सब जानते हुए भी यही सोचती हूँ। अगर मेरे को 2 मिनट और मिले तो मैं एक और सुनाना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है मुझे पढ़ता है, वरना मतलब जो मैं लिखती हूँ उसको पढ़ता है, ठीक है। मेरी बातें बस कागजी थी जिसके लिए, सुना है वो शख्स सब ढूंढ कर मुझे पढ़ता है। कदर न की जब किताबें भरी उसके नाम की, मगर अब हर पंक्ति में खुद को तलाशता है। खुद से जुड़ी जरा सी बात पढ़ ले तो सबको बताता है कि मैं उसे लिखती हूँ। प्यार नहीं है उसे, दूर है वो मुझसे, मगर दावा करता है कि मैं आज भी उस पर रुकी। क्या हश्र करते होंगे मेरे लफ्ज उस मासूम का, मैं अब जरा पहले से कड़वा लिखती हूँ। वो मेरे सुहाने कल का हिस्सा था, मैं अपने जरा अंध आज पर कविताएं लिखती हूँ। क्या वो वफा और प्यार सीखता है मुझे पढ़कर, क्या खुद के बहाने मुझको ढूंढता है, क्या खुश होता है वो मिल जाने पर, क्या वो निराशा में नींदे खोता है, क्योंकि मेरी बातें तो बस कागजी थी ना उसके लिए, तो फिर क्यों आजकल वो मुझे ढूंढ कर पढ़ता है। ठीक है, ये अच्छे वाले प्यार के बारे में, ठीक है। ये मतलब नॉट अबाउट द पेन ऑफ लव, द हैप्पीनेस ऑफ लव, ठीक है। इसका टाइटल है उसको सोचती। मैं आजकल खुद से ज्यादा किसी की हूँ, खुश हूँ सोचकर कि वो खुश है कि मैं, उसकी बातों पर यूं ही मेरा दिल आ जाता है, खुश हूँ सोचकर कि उसकी बातों में मैं हूँ। अब अपनी जुल्फे सवारते हुए हल्का सा उसको सोच लेती हूँ और खुद को बहुत बहुत खूबसूरत मान लेती हूँ, क्योंकि ऐसा वो कहता है। उसकी कही हर बात को मैं हर एक सच का आधार मान लेती हूँ। वो कहता है कि सब आसान है और वो है, वो कहता है जो नहीं है हो जाएगा सच है, वो कहता है कि मैं बहुत ज़रूरी हूँ उसके लिए, वो जो भी कहता है अब मेरा सच वो है। मैं यहाँ हूँ पूरी तरह, वो मेरी तरह मैं उसकी तरह, अब मुझे उसके रंग में ढलना है, नर्म बनना है उसकी तरह। वो जितना प्यार मुझ पर एक दिन में लुटाता है, सच में वो पूरी उम्र के लिए काफ़ी। मगर मुझे देखो खुश नसीब, मुझे इतना प्यार रोज़ नवाजा जाता है। मैंने क्या किया है इसके लिए सोचती हूँ, जो गलतियाँ थी उनका हिसाब कहाँ गया पूछती हूँ, शायद कोई मेरी सारी गलतियों की माफ़ी मांग चुका है, बस अब जुल्फे सवारती हूँ और उसको सोचती हूँ। थैंक यू। ईशा, मैं आपको इस बारे में कहना चाहूंगी कि वो 4 से और ये बात कहता है, सावधान रहे सतर्क रहे। मैंने कहा कि ईशा ने जो बोला कि वो आपको ढूंढ के पड़ता है, वो 4 से और बात करता है, सावधान रहे सतर्क रहे। I told you। तो लिखा है कि
जैसे ना हमारा सनम अगर किसी और को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि उसकी हाथों की लकीरों में ऐसा क्या था जो वो उसको मिल गया, हमें नहीं मिला। तो उसके लिए लिखा है कि उसने किस रब से दुहाई लगाई होगी, उसने किस रब से दुहाई लगाई होगी, मंदिर गया होगा या पीर पे चादर चढ़ाई होगी। तेरा हाथ जिसके हाथ में आया होगा उस पे उस रब ने कितनी नेमत बरसाई होगी। तेरी याद तेरी मोहब्बत में जो दिए जलाए थे मैंने, तेरी याद तेरी मोहब्बत में जो दिए जलाए थे मैंने, उसकी आँच तेरे आंचल तक तो आई होगी। उस रात मेरा मर जाना ठीक लगा मुझे, उस रात मेरा मर जाना ठीक लगा मुझे, जिस रात तूने उसके नाम की मेहंदी लगाई होगी। ये बात रब से बताई थी मैंने, ये बात रब से बताई थी मैंने, उसकी आवाज़ तेरे कानों तक तो आई होगी। उसने किस रब से दुहाई लगाई होगी, मंदिर गया होगा या पीर पे चादर चढ़ाई होगी। ये ख्याल रोज आते। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्राची को। प्राची आए और अपनी कविताएं, अपनी शायरी हमसे साझा करें। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मुबारकबाद देना लगा और बहुत बहुत डेप्थ वाली थी। एंड आज मेरे से जो ये सफ़र ख़त्म हो रहा है पोइट्री का हमारी, तो मैं अंकुर, थैंक यू सो मच। आज अंकुर का थैंक यू करना। तो ये थोड़ा सा मैं इस किताब के बारे में बताना चाहूँगी। उससे पहले अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम प्राची, लिखती मैं दूसरे के लिए और आर्टिकल्स, बट पोइट्री मैं अपने सुकून के लिए लिखती हूँ। तो पोइट्री का सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि मेरे पापा गज़लें बहुत सुनते थे और वहाँ से जो ये पहले शायरी, फिर शॉर्ट स्टोरीज, फिर पोइट्री लिखना शुरू किया। और वैसे तो ये मेरी दूसरी किताब है पोइट्री की, पर पहली किताब अब सिर्फ एज एन ई बुक है और ये पब्लिश्ड बुक है मेरी। तो कुछ कविताएं आज मैं यहाँ से ही शेयर करूँगी, पसंद आए तो देखिएगा। ये एज अ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था विद एक साहित्यिक संगठन है, उन्होंने अप्रोच किया था लिखने के लिए, जिसमें कुछ रेगुलेशंस थे। पोइट्री से केवल 10 पंक्तियों की होनी चाहिए, फ्री स्टाइल होनी चाहिए, राइमिंग नहीं होनी चाहिए और सिर्फ लव पे होनी चाहिए। अब जब अक्सर हम प्यार का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक चेहरा आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी किसी ना किसी से प्यार करते हैं। पर मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं था। मेरे लिए प्यार का मतलब एक चाय का प्याला भी है। मेरे लिए प्यार का मतलब वो चांद भी है जिससे मैं रात को बातें करती हूँ। मेरे लिए प्यार का मतलब वो खिड़की भी है जहाँ बैठ के मैं शायद बहुत बहुत सारे ख्याल सोचती हूँ। तो मैंने उनसे कहा मैं प्यार में तो लिखूंगी, पर मैं किसी शख्स के बारे में नहीं लिखूंगी केवल। प्यार इंतजार भी है, प्यार जुदाई भी है, प्यार बहुत सारे एहसास है, पर मैं हर तरह के प्यार पे लिखूंगी। चाहे वो फौजी का प्यार हो मातृभूमि के लिए, चाहे वो एक पत्नी का प्यार हो जो उस फौजी का इंतजार करती है, या एक ऐसा मजबूर मजदूर जो एक रोटी के टुकड़े के लिए, अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए जो मजदूरी करता है, उसके स्वाभिमान की लड़ाई है, उसके कर्तव्य की लड़ाई है। तो ऐसे ही कुछ प्यार के रंगों की कविताएं सुनाती हूँ, और किताब का नाम भी है कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तो मेरी पहली कविता है पगला सा चांद। कल रात मैंने चांद को फिर अपनी खिड़की से झांकते हुए देखा। कल रात मैंने चांद को फिर अपनी खिड़की से झांकते हुए देखा। अपने पहलुओं में बिठाकर अक्सर वो मुझे, अपने पहलुओं में बिठाकर अक्सर वो मुझे ताकता है देर तक। कुछ सोचता है शायद, कुछ सोचता है शायद, मेरे मन को टटोलता है और चुपचाप बैठ मेरे सोने का इंतजार करता है। कौन प्यार करता है आज जमाने में। तो जैसे मैंने कहा, मजदूर है जो दिन भर मेहनत करता है, रोटी कमाता है, तो उसी पे एक कविता लिखी है रोटी। वो दिन भर कड़ी धूप में, वो दिन भर कड़ी धूप में रेंगता है हड्डियों के ढांचे सा अपना शरीर।
कि शाम को थक कर जब घर को लौटेगा 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके, कि शाम को थक कर जब घर को लौटेगा 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके, अपने भूखे बच्चे के चेहरे पर खिली मुस्कान देख रात भूखे पेट फिर सुकून से सोएगा। ये कविता मेरे दिल के करीब है क्योंकि ये चाय के ऊपर लिखी है और मैं चाय एडिक्ट हूँ। तो कविता का नाम भी है अजीजम। धीमी आंच पर 2 कप पानी में कूटी अदरक, दालचीनी पाउडर और चाय पत्ती जरा तहजीब से मिलाओ तो, हमने अपने खानसामा को हिदायत देते हुए कहा। धीमी आंच पर 2 कप पानी में कूटी अदरक, दालचीनी और चाय पत्ती जरा तहजीब से मिलाओ तो, हमने अपने खानसामा को हिदायत देते हुए कहा। जब तबीयत जरा उबाल मारे, जब तबीयत जरा उबाल मारे, 2 बूंद दूध मिलाना हिसाब से। मियाँ ये चाय हमारी अजीज है, मियाँ ये चाय हमारी अजीज है, जरा प्यार से वो सुनहरी सफेद कप में पलट के लाना। तो ये किताब अगर आपको चाहिए हो तो मेरे पास है, बट इसकी ई बुक अभी अमेजोन पे है, अभी पेपर बैक नहीं आई है, अगले कुछ महीनों में आ जाएगी। बट अगर पेपर बैक किसी को चाहिए हो तो आई हैव इट। और क्योंकि होली का माहौल है, एक छोटी सी कविता अगर समय हो तो मैं होली पे सुनाना चाहूंगी। थैंक यू। तो जैसे प्रदीप सर ने कहा कि होली का नाम आता है तो राधे श्याम का नाम आना जायज है, उसी पे लिखी है प्रेम की होली। राधा संग श्याम आज फिर करे अटखेलियां, राधा संग श्याम आज फिर करे अटखेलियां, हाथों में रंग छुपाकर चुपके से राधे को होली के रंगों में रंगते, आंखों में उमड़ते प्रेम को रोकती हुई राधा, आंखों में उमड़ते प्रेम को रोकती हुई राधा, होठों की मुस्कान दबाए बाहें तनिक उठाकर, आंखों में उमड़ते प्रेम को रोकती हुई राधा, होठों की मुस्कान दबाए बाहें तनिक उठाकर, चेहरे पर झूठा गुस्सा सजाए, शाम को रूठ कर दिखलाए। झूठा गुस्सा सच्चा प्रेम, झूठा गुस्सा सच्चा प्रेम, होली के रंगों में से भी गहरा स्नेह, झूठा गुस्सा सच्चा प्रेम, होली के रंगों से भी गहरा स्नेह। वृंदावन की गलियों में आज भी वही कहानी बहती है, वृंदावन की गलियों में आज भी वही कहानी बहती है, जहां रंग तो हर साल बदलते हैं पर राधा श्याम की प्रीत सदा एक सी रहती है। क्योंकि गुलाल उड़ जाता है, रंग धुल जाते हैं समय के साथ, क्योंकि गुलाल उड़ जाता है, रंग धुल जाते हैं समय के साथ, पर जो मन पर चढ़ जाए वह प्रेम की होली बन जाती है, पर जो मन पर चढ़ जाए वह प्रेम की होली बन जाती है। प्राची सचदेवा की ये पुस्तक जब शुरू करी तो यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम मैंने कब खत्म करी। एक शब्द मैंने ये शुरू किया तो आखिरी शब्द तक जाकर ही रुका। मुझे बीच में कुछ नहीं मालूम, मुझे बीच में कहीं नहीं मालूम कि मेरे उस दौरान उस पर्टिकुलर पूरी किताब की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और कहीं कोई कब घंटी बजी, कब टीवी की आवाज़ कम हुई, कब रसोई से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई, बिल्कुल कुछ नहीं महसूस हुआ। लगातार मैं उसमें खोता चला गया और यदि सपाट भाषा में कहूँ तो मैं गोते लगाता चला गया। अब उस पुस्तक में क्या था जो मुझे महसूस किया, जो मैंने महसूस किया पुस्तक में। वैसे तो उसकी विस्तृत अच्छी तरह व्याख्या की जा सकती है, लेकिन संक्षिप्त में कि पुस्तक में एक शब्द को जब पढ़ा, वो शब्द आहिस्ता आहिस्ता कविता बना, एक क्रम बना रहा, शब्द से शब्द जुड़ता रहा,
कविता खत्म हुई, लघु कविता है, छोटी कविता है, मगर छोटी कविताएं छोटी या बड़ी नहीं होती। कविताएं शब्दों से छोटी या बड़ी नहीं होती। कविताएं छोटी या बड़ी उसके कथ्य से, उसको किस तरह से कंसीव किया गया है और फिर उसे किस तरह से विस्तृत रूप दिया गया है, उससे कविता बड़ी। कोई भी कविता, कोई भी आर्ट, कोई भी चीज उससे बड़ी होती है। उसका संक्षिप्त या बड़े होने से कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात कि शिल्प की दृष्टि से बहुत बेहतरीन है। मैंने जानबूझ के जब बड़ी कविता पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने बीच में जब पन्ने पलट के मैंने देखे तो और कुछ महसूस करने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं। उस पर्टिकुलर घटना के लिए या उस पर्टिकुलर क्षण को जो फैलाकर विस्तृत रूप के वृक्ष बनाकर एक कविता बनाई गई है, उस छोटे से क्षण को या उस छोटी सी घटना से जो कविता बनाई गई है, उस कविता में उस भाव के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, मुझे उसमें सटीकता पूरी तरह नजर आई। कहीं भी इधर या उधर उसमें विचलित नहीं हुआ कहीं पर भी। पहली बात। दूसरी बात कि कसाव बहुत है, लगातार एक के बाद एक, जैसे मैंने बताया ना कि आप पढ़ते चले जाते हैं, रवानगी बहुत है उन कविताओं के अंदर। और उन सारी कविताओं में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्थिति या एक ही घटना का वर्णन, उसमें जितनी कविताएं हैं उसमें उतनी ही घटनाएं, उतने ही चित्र हैं और उतने ही उसके अंदर स्थितियां हैं जिनको अच्छी तरह संवारा गया है, सजाया गया है और फिर कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक बहुत अच्छी बन पड़ी है और बहुत ही अच्छी है, बार बार पढ़ने के योग्य है और बार बार आप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, हफ्ते बाद फिर पढ़ेंगे, हर वक्त उसमें एक ताजगी महसूस होगी, ताजापन महसूस होगा। पिछले शायद शिवरात्रि के दिन मुझे वो कविता मिली थी, मैं उन कविताओं को 3 बार पढ़ चुका हूँ। एक अच्छे लगे इसलिए भी और इसलिए भी कि उसमें क्या है जिससे मुझे कुछ नया सीखने को मिल सकता है, मेरा लालच था ये। बहुत बेहतरीन कविता है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है, आप बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद। और एक ऑथर को क्या चाहिए, इतनी तारीफें। नहीं एक्चुअली हम सर तजुर्बेकार हैं तो उस हिसाब से जो आज बातें कही सच में शायरी और कविताओं को तालियों की बहुत जरूरत होती है और वाह वाह की बहुत जरूरत होती है। तभी हमारा ना हौसला अफजाई, जिसे कहते हैं हौसला अफजाई होती है, और लिखने की प्रेरणा मिलती है आपको। मैं अपना नाम, मैंने ना देखा बहुत सारे लोग जब भी आते तो मुझे प्रेरणा मिली, मैंने अपना नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने बढ़िया है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं अपने जोन से बाहर आके मैंने कुछ और भी लिखना शुरू करा है, दूसरों का दर्द, दुख दर्द भी देखना शुरू करा है। तो मैं ना वन साइडेड लव में बिलीव नहीं करती थी, लव में बिलीव नहीं करती हूँ एक्चुअली। तो मुझे लगता है ये सब ढकोसला है, बकवास है। मगर मैंने देखा मेरे आसपास के बहुत लोग वन साइडेड लव में पड़े रहते हैं और आके मेरे कानों में, अच्छा इसको देख ले, अच्छे यार ये आई ये आया, जो भी मुझे बताते रहते। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे जैसा भी लगता हो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसी के लिए लिख दिया कि कुछ नहीं था उनको, बस मेरा ही ख्याल था। उनकी तरफ से कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उनको, बस मेरा ही ख्याल था। चुभ रहा था आंखों में, वो बस इंतजार था। क्या बताएं हम तुम्हें आलम बुरात का, उम्मीद सारी बुझ गई दिया वो प्यार का। जब उन्होंने बात की उलझी हुई कोई, लग गए सुलझाने गणित के सवाल सा। बोल देते कर उन्हें है प्यार तुमसे ही। अब आजकल ना लोग बताना नहीं चाहते, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी टाइप कुछ ऐसा करते हैं लोग। मैंने देखा है कि आज जेंजीज स्पेशली, मैं जब उनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं नहीं बताएंगे नहीं, आप बताएंगे। तो बोल देते गर उन्हें प्यार तुमसे ही, टूट जाता ये नशा भी बांझ जज्बात का। इनकार से था डर हमें, लोग रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो इनकार से था डर हमें, सपने टूट जाने का। एक तरफा प्यार ही सही लगा हमें, क्यों बताना उनको हाल अपने बीमार का। अब कोई गम नहीं तकने का दूर दूर से देख के ही खुश रहते हैं। तो है कि अब कोई गम नहीं तकने का दूर से, कर लिया इलाज हमने खुद के हाल का। कुछ नहीं था उनको, बस मेरा ही ख्याल था, बस मेरा ही ख्याल था। और मैंने 4 लाइन लिखी है कि शाम ढलते ढलते तेरी याद आ रही है। अब
शाम ढलते ढलते तेरी याद आ रही है, तेरे जाने से जाना मेरी जान जा रही है। मसरूफियत में अपनी निकालना कुछ लम्हे, मसरूफियत में अपनी निकालना कुछ लम्हे, तेरे मेरे इश्क की किताब आ रही है। तो मेरी किताब आ रही है मेरे इश्क पर, जो गुजरा इश्क है। लगभग 30-40 साल नौकरी कर ली। कॉलेज के ज़माने में लिखा कुछ, स्कूल के ज़माने से लिखना शुरू किया, क्योंकि वहाँ आसपास जहाँ रहता था लाइब्रेरी थी, वहाँ बहुत लोग कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठियाँ हुआ करती थी। तो हमारे हिंदी के जो मास्टर जी थे, वाजपेयी जी, वो कहते थे भाई वहाँ जाया करो, कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ जाते थे, उस लाइब्रेरी में जाते थे हर मंडे, कई साल तक वहाँ गए। वहीं से बीज कविता लिखने का पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखा, 4-5 साल कॉलेज के ज़माने तक लिखा। कॉलेज में भी जब कोई प्रोग्राम होता, बात करते, लोगों को पता लगा, तो फिर रिश्तेदारों में शादी ब्याह में वहाँ भी कहने लगे पढ़ो जी कुछ, ठीक है ना। अब हम तो बड़े लोगों के हाथ की उस समय कठपुतली थे, वो कहते पढ़ो तो हम कहते पढ़ देते। वहाँ से इनकरेज। फिर नौकरी की अधेड़-बुन में आए। अधेड़-बुन में आने के बाद 30-35 साल हम बिल्कुल शांत रहे। कभी कोई फेयरवेल हो रहा है तो लिख दिया, क्योंकि जो अक्सर फेयरवेल होते रहते थे, साल में 2-4 फेयरवेल, कुछ लिख दिया उस समय, या कभी कोई ऐसे ही दिमाग में बात आई तो लिख दिया, कोई तरतीब नहीं थी। लेकिन रिटायरमेंट को भी काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को। तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन मेरे को कविशाला नजर आई। कविशाला का मैंने वो देखा। अब कविशाला का जब वो देखा तो वहाँ फिर मैंने अपनी कविता भेजी, फिर अंकुर जी से बातचीत वगैरह हुई, तो मुझे कविशाला से बहुत प्रेरणा मिली। और उसके लिखने के ही क्रम से मैंने फिर दोबारा से अपनी पुरानी डायरीज निकाली। डायरीज निकाल के उनके बचपने को, उन कविताओं के बचपने को कुछ युवावस्था के अंदर ढाला, और कुछ युवावस्था की कविताओं को प्रौढ़ावस्था के अंदर ढाला। कुछ में काट छाट किया, कुछ बनाया, और फिर लगातार हम कविशाला में उसे भेजते रहे। तो निश्चय ही मेरे कवि मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं कोई कवि, मेरी कविता, मेरी रचना धर्मिता कहना चाहिए, कवि नहीं। मेरी आज की रचना धर्मिता का लालन पोषण, उसको पाला पोसा जो है, वो निश्चय ही पिछले 3-4 साल में कविशाला ने किया है। फिर कविशाला ने मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, वेदना के बिंब और कोहिनूर से दवा, एक शहर। मेरी कविताएं जो मैं समझता हूँ, अब गलत या सही मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो मैंने कोशिश की है कि श्रृंगार में समाज और श्रृंगार अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। एक तार श्रृंगार का और एक तार समाज का मिलकर ही साहित्य की चुनरी बनता है असल में। तो उसी को निभाते हुए मैंने कुछ कविताएं श्रृंगार की, फिर श्रृंगार की कविताओं के अंदर भी आते आते उसमें कोशिश की कि कुछ सामाजिकता आ जाए उसके अंदर, वो मैंने लिखने की कोशिश की उसमें। और तो याद मुझे रहता नहीं, क्योंकि लगातार मैं इस प्रोसेस में रहा ही नहीं। और यात्रा का क्रम मेरा जो सक्रिय क्रम है मेरा, वो सिर्फ पिछले 3-4 साल का है। और वैसे तो मैं कहता ही हूँ कि 76 का हो चला हूँ मैं, और 76 का हो चला हूँ मैं, 16 में जी रहा, किसने किए हैं अंक ये दोनों अलग अलग। 76 का हो चला हूँ मैं, 16 में जी रहा, किसने किए हैं अंक ये दोनों अलग अलग। और इसी तरह से कविताओं के क्रम में लिखता रहा। फिर कविताएं छपी मेरी, तो फिर उसमें मैं इसमें से एक कविता पढ़ देता हूँ, छोटी सी कविता। और मैं सामाजिक कविता पढ़ूंगा, क्योंकि श्रृंगार तो होली पर खूब हो गया। अच्छा, यथार्थ भी 2 तरह का है। एक कोमल यथार्थ,
एक कठोर यथार्थ, एक कटीला यथार्थ, एक पुष्पित यथार्थ। यथार्थ भी अलग अलग होते हैं और उनका जो अभिव्यक्ति है, उनकी अभिव्यक्ति भी उसी तरह से होती है। तो सुन रहे हो तुम अंधेरा पीने का दम भरने वालों, तुम अंधेरा पीने का दम भरने वालों, आज फुटपाथी स्लम्स की भूख, झोपड़ी में जमा काजली रात, कारखानों की निर्वस्त्र मेहनत, मेरे साथ हिसाब मांगने तुम्हारे द्वार आ पहुंची। अभी कुछ देर पहले श्रृंगार, होली में श्रृंगार की कविताएं पढ़ी थी, अब यथार्थ की। तुम अंधेरा पीने का दम भरने वालों, आज फुटपाथी स्लम्स की भूख, झोपड़ी में जमा काजली रात, कारखानों की निर्वस्त्र मेहनत, मेरे साथ हिसाब मांगने तुम्हारे द्वार आ पहुंची। तुम बता सकोगे तुम्हारी हथेली की भाग्य रेखा रचने वालों की रोटी का हिसाब क्या है? तुम बता सकोगे तुम्हारी हथेली की भाग्य रेखा रचने वालों की रोटी का हिसाब क्या है? बता सकोगे कि अनगिनत आंखों का उजाला चुराकर कहां बांटा? तुम्हारी बही के पन्नों में बोई मेहनत के चिन्ह अंकित क्यों नहीं है? तुम्हारी बही के पन्नों पर बोई मेहनत के चिन्ह अंकित क्यों नहीं है? तुम भूल गए तुमने गंगा जमुना की सौगंध खाई थी। तुम भूल गए तुमने गंगा जमुना की सौगंध खाई थी। ये असल में जिसे कहते हैं, सरकार को तो नहीं कहना चाहिए, सिस्टम को, मतलब सिस्टम से रिलेटेड है। तुम, पूरी कविता, तुमने गंगा जमुना की सौगंध खाई थी मेरे जख्म मिटाने के लिए। तुमने माँ भारती के कदमों पर न्याय की बातें की थी, लहू को ईंधन बनाने का नारा दिया था विकास के लिए। तुमने गंगा जमुना की सौगंध खाई थी मेरे जख्म मिटाने के लिए। तुमने माँ भारती के कदमों पर न्याय की बात की थी, लहू को ईंधन बनाने का नारा दिया था विकास के लिए। मैं खामोश था अब तक, मैं खामोश था अब तक। तुम आईआईटी, एम्स, डैम व सुई से एटम बम बनाने की दुहाई देते रहे। तुमने हरित क्रांति, अधिक उत्पादन की कविताएं पढ़ी, बढ़ती आबादी का शोर मचाया, पर समय की लंबाई बताते हुए कतराते रहे। कि जितना काम करना था, क्या उतना काम किया तुमने? मैं खामोश था अब तक। तुमने आईआईटी, एम्स, डैम्स व सुई से एटम बम बनाने की दुहाई देते रहे। तुमने हरित क्रांति, अधिक उत्पादन की कविताएं पढ़ी, बढ़ती आबादी का शोर मचाया, पर समय की लंबाई बताते कतराते रहे। महानगरों से दूर बिबाई पड़ी जमीन की मजबूर बदहाली भूल गए। तुमने आईआईटी, एम्स, डैम व सुई से एटम बम की दुहाई देते रहे। तुमने हरित क्रांति, अधिक उत्पादन की कविताएं पढ़ी, बढ़ती आबादी का शोर मचाया, पर समय की लंबाई बताते कतराते रहे। महानगरों से दूर बेबाई पड़ी जमीन की मजबूर बदहाली भूल गए। सड़कों पर सकरी गलियों में रेलगाड़ी, सड़कों पर सकरी गलियों में रेलगाड़ी की दम घोंटू भीड़ व पीढ़ियों तक न्यायालयों तक की मॉर्निंग वॉक करते याद ना रही, पर लंबाई का समय बताते भूलते रहे। महानगरों से दूर बेबाई पड़ी जमीन पर मजबूर बदहाली भूल गए। सड़कों पर सकरी गलियों की आबादी, रेलगाड़ी की दम घोंटी भीड़, पीढ़ियों तक न्यायालयों तक मॉर्निंग वॉक याद दिलाती रही। जनगणना उपरांत तमाम नंगों का हिसाब नहीं दे पाए। इन सब की तमाम जनगणनाओं के उपरांत तुम
इन तमाम नंगों का हिसाब नहीं दे पाए। तुमने बेघर लोगों की फाइलें बंद की, आज वही हिसाब मांग रहा हूं। तुमने बेघर लोगों की फाइल बंद की, आज वही हिसाब मांग रहा हूं। वही अर्ध भूखों की गिनती, वही बीमार सकरी गलियों की गिनती, वही मजबूर बेबस और लाचारों की गिनती। संविधान के पन्ने पलटते भूल रहा हूं। संविधान के पन्ने पलट रहा हूं। तुम्हें बताना होगा औसत से उन्नति को बांटते वक्त 1 जमा 9 तुमने बताए। तुमने 1 जमा 1 बताना भूल गए। तरक्की हुई, लेकिन औसत से आपने कह दिया पर कैपिटा इतनी बड़ी है, लेकिन वो तरक्की बटी कैसे? 1 और 9 के हिसाब से। 1 जमा 9 को 1 जमा 1 क्यों दिखाया? हाँ तुम अपराधी हो। संविधान व्यवस्था के गलत विश्लेषण के लिए तुम अपराधी हो। संविधान व्यवस्था के गलत विश्लेषण के लिए तुम अपराधी हो। धन्यवाद। तो मैं एक बार फिर कविशाला का विशेष रूप से श्री अंकुर मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक सुप्त तालाब को कंकड़ फेंक कर फिर से जगाया, उसमें तरंगें उत्पन्न की, और मैं आज उन तरंगों ही की वजह से, उन तरंगों पर ही बैठकर इस समय यहाँ पर हूँ। धन्यवाद। तो जैसे बहुत बड़े बड़े शायर और बहुत बड़े बड़े कवि अपनी आखिर में अपनी फेवरेट 4 लाइन जरूर बोलते हैं, मैं भी सीख रही हूँ। तो बस आखिर में कहना चाहूंगी कि हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, दिल से गुजरी है सितारों की बारातें अक्सर। और कौन है जो दिल को तसल्ली देता, और कौन है जो दिल को तसल्ली देता, हाथ रख देती है मेरे दिल पे तेरी बातें अक्सर। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आप आए और आपने महफिल सजाई। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली।